नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचक, निबंधकार, साहित्य इतिहासकार, कोशकार, अनुवाद, कथाकार और कवि माने जाते हैं। उनके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके द्वारा आज भी काल निर्धारण एवं पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता ली जाती है। वस्तुतः हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा संभव हुआ। इतना ही नहीं, हिंदी निबंध के क्षेत्र में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। भाव मनोभाव संबंधित मनोविश्लेषणात्मक निबंध उनके प्रमुख हस्ताक्षर हैं। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन में रचनाकार के जीवन और पाठ को समान महत्व दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से साहित्यिक प्रत्ययों एवं रस इत्यादि की पुनर्व्याख्या भी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म संवत 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिताजी चंद्रवली शुक्ल की नियुक्ति सदर कानूगो के पद पर मिर्जापुर में हुई तो सपरिवार वहीं जाकर के रहने लगा। जिस समय शुक्ल जी की अवस्था 9 वर्ष की थी, उनकी माता का देहांत हो गया। मातृ सुख से वंचित होने के साथ साथ विमाता से मिलने वाले दुख ने उनके व्यक्तित्व को अल्पायु में ही परिपक्व बना दिया। अध्ययन के प्रति लग्नशीलता आचार्य शुक्ल में बाल्यावस्था से ही देखी जाती थी, किंतु इसके लिए उन्होंने अनुकूल वातावरण प्राप्त न किया। मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल से 1901 में फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की। उनके पिता की इच्छा थी कि आचार्य शुक्ल कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखें, किंतु आचार्य जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहा। पिताजी ने उनके वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा, पर उनकी रुचि वकालत में न होकर साहित्य में थी। अतः परिणाम यह हुआ कि वे उसमें अनुत्तीर्ण रहे। आचार्य शुक्ल के पिताजी ने उन्हें नायब तहसीलदार की जगह दिलाने का भी प्रयास किया, किंतु उनकी स्वाभिमानी प्रकृति के कारण यह संभव न हो सका। 1903 से 1908 तक आनंद कादम्बरी में सहायक संपादन का कार्य किया। 1904 से 1908 तक लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक रहे। इसी समय से उनके लेखन पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे। धीरे धीरे उनकी विद्वता का यश चारों ओर फैल गया। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर 1908 में काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने उन्हें हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादन का कार्य सौंपा, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूर्ण किया। श्याम सुंदर दास के शब्दों में शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का अधिकार और अधिकांश श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है। वे नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक भी रहे। 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए, जहां बाबू श्याम सुंदर दास की मृत्यु के बाद 1937 से जीवन के अंतिम काल तक विभागाध्यक्ष के पद पर सुशोभित रहे। 2 फरवरी सन 1941 को हृदय की गति रुकने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देहांत हो गया और यह हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ी क्षति मानी जा सकती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृतियां 3 प्रकार की हैं: आलोचनात्मक ग्रंथ, निबंधात्मक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आलोचनात्मक ग्रंथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचनात्मक ग्रंथों में सूर, तुलसी, जैसी इत्यादि पर की गई आलोचनाएं, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद एवं रस मीमांसा इत्यादि शुक्ल की आलोचनात्मक रचनाएं मानी जा सकती हैं। नंबर 2, निबंधात्मक ग्रंथ। उनके निबंध चिंतामणि नामक 2 भागों में संग्रहित है।
चिंतामणि के निबंधों के अतिरिक्त आचार्य शुक्ल जी ने कुछ अन्य निबंध भी लिखे, जिनमें मित्रता, अध्ययन इत्यादि निबंध सामान्य विषयों पर लिखे गए। मित्रता निबंध जीवन उपयोगी विषय पर लिखा गया एक उच्च कोटि का निबंध है, जिसमें आचार्य जी ने लेखन शैलीगत विशेषताएं झलकती हैं। क्रोध निबंध में उन्होंने सामाजिक जीवन में क्रोध का क्या महत्व है, क्रोधी की मानसिकता जैसे संबंधित पहलुओं पर विचार किया है और उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया है। नंबर 3, ऐतिहासिक ग्रंथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जैसा एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा है, जो कि अपने आप में अनूठा है। इसके अलावा उन्होंने अनुदित कृतियों पर भी कार्य किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनुदित कृतियां शशांक उनका बंगला से अनुवादित उपन्यास है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी से विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, मेघ स्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, कल्पना का आनंद इत्यादि रचनाओं का अनुवाद किया है। आनंद कुमार शुक्ल द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अनुवाद कर्म नाम से रचित एक ग्रंथ में उनके अनुवाद कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपादित कृतियों पर भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संपादित कृतियों में हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, सूर, तुलसी, जायसी ग्रंथावली इत्यादि उल्लेखनीय है। आचार्य शुक्ल ने प्राय साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे। साहित्यिक निबंधों के 3 भाग किए जा सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो साहित्यिक निबंध लिखे हैं उन्हें 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध, उनका पहला जो भाग है साहित्यिक निबंधों की दृष्टि से वह है सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध, जिसके अंतर्गत कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद इत्यादि निबंध सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। आलोचना के साथ साथ अन्वेषण और गवेषण करने की प्रवृत्ति भी आचार्य शुक्ल में पर्याप्त मात्रा में देखी जा सकती है। वस्तुतः हिंदी साहित्य का इतिहास उनकी इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। नंबर 2, व्यवहारिक आलोचनात्मक निबंध। भारतीय हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि इत्यादि निबंध व्यवहारिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3, मनोवैज्ञानिक निबंध। मनोवैज्ञानिक निबंधों में करुणा, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, गिलानी, क्रोध, लोभ और प्रीति इत्यादि भावों और मनोभावों पर लिखे गए निबंध आते हैं। आचार्य शुक्ल के ये मनोवैज्ञानिक निबंध सर्वथा मौलिक हैं। उनकी भांति किसी भी अन्य लेखक ने उपर्युक्त निबंधों पर इतनी प्रौढ़ता के साथ नहीं लिखा है। वस्तुतः यह उनके अध्ययन और चिंतन का ही प्रतिफल प्रतीत होता है। आचार्य शुक्ल के निबंधों में उनकी अभिरुचि, विचारधारा, अध्ययन इत्यादि का पूरा पूरा समावेश है। वे लोकादर्श के पक्के समर्थक थे। इस समर्थन की छाप उनकी रचनाओं में सर्वत्र देखने को मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के गद्य साहित्य की भाषा खड़ी बोली है और उनके प्राय 2 रूप मिलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो गद्य साहित्य का सृजनात्मक पहलू है वह है खड़ी बोली। जिस खड़ी बोली में उन्होंने गद्य साहित्य का सृजन किया और उसके भी हमें 2 रूप मिलते हैं। नंबर 1, क्लिष्टता और जटिलता। नंबर 2, सरल और व्यवहारिक। खड़ी बोली के 2 रूपों में पहला जो बिंदु है वो है क्लिष्ट और जटिल। गंभीर विषयों के वर्णन तथा आलोचनात्मक निबंधों के भाषा का क्लिष्ट रूप मिलता है।
विषय की गंभीरता के कारण ऐसा होना स्वाभाविक भी प्रतीत होता है। गंभीर विषयों को व्यक्त करने के लिए जिस संयम और शक्ति की आवश्यकता होती है, वह पूर्णतः विद्यमान है। अतः इस प्रकार को भाषा क्लिष्ट और जटिल होते हुए भी स्पष्ट है। उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता होती है। नंबर 2, सरल और व्यवहारिक। भाषा का सरल और व्यवहारिक रूप शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंधों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, जिसमें उन्होंने प्रचलित शब्दों को ही अधिक ग्रहण किया है तथा उर्दू अंग्रेजी के अप्रचलित शब्दों को भी स्थान दिया है। भाषा को अधिक सरल और व्यवहारिक बनाने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तड़क भड़क, अटकल पच्चू आदि ग्रामीण बोलचाल के शब्दों को भी अपनाया है तथा 9 दिन चले अढ़ाई कोस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पेट फूलना, कांटों पर चलना इत्यादि कहावतों और मुहावरों का भी प्रयोग निसंकोच होकर अपने निबंधों के माध्यम से किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दोनों प्रकार की भाषा पर पूर्ण अधिकार था। वह अत्यंत संभव, परिमार्जित, प्रौढ़ और व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः निर्दोष है। उसमें रंच मात्र भी शिथिलता नहीं। शब्द मोतियों की भांति वाक्यों के सूत्र में गुंथे हुए हैं। एक भी शब्द निरर्थक नहीं है। प्रत्येक शब्द का अपना पूर्ण महत्व है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शैली पर उनके व्यक्तित्व की पूरी पूरी छाप है। यही कारण है कि प्रत्येक वाक्य पुकार कर कह रहा है कि वह उनका है। सामान्य रूप से आचार्य शुक्ल की शैली अत्यंत प्रौढ़ और मौलिक है। उसमें गागर में सागर भरने की पूर्णता विद्यमान है। इस तरह आचार्य शुक्ल की शैली के भी 3 रूप माने जा सकते हैं। जब शैली की बात की जाती है तो हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध लेखन की जो शैली है वो बड़ी ही प्रौढ़ और मौलिक है तथा उसमें गागर में सागर भरने की पूर्णतः क्षमता विद्यमान है। ऐसी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शैली को हम निबंध की दृष्टि से 3 प्रकार की मान सकते हैं। नंबर 1, आलोचनात्मक शैली। नंबर 2, गवेषणात्मक शैली। और नंबर 3, भावात्मक शैली। नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने आलोचनात्मक निबंध इसी शैली में लिखे हैं। इस शैली की भाषा गंभीर है। उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है। वाक्य छोटे छोटे, संयम और मार्मिक हैं। भावों की अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई है कि समझने में किसी को भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। नंबर 2, गवेषणात्मक शैली। इस शैली में आचार्य शुक्ल ने नवीन खोजपूर्ण निबंधों की रचना की है। वस्तुतः आलोचनात्मक शैली की अपेक्षा यह शैली अधिक गंभीर और दुरूह है और इसमें भाषा क्लिष्ट है, वाक्य बड़े बड़े हैं और मुहावरों का नितांत अभाव है। नंबर 3, भावात्मक शैली। आचार्य शुक्ल के मनोवैज्ञानिक निबंध भावात्मक शैली में लिखे गए। यह शैली गद्य काव्य का सा आनंद देती है। इस शैली की भाषा व्यवहारिक है। भावों की आवश्यकता अनुसार छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के वाक्यों को अपनाया गया है। बहुत से वाक्य तो सूक्ति रूप में भी प्रयुक्त हुए हैं, जैसे बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में निगमन पद्धति, अलंकार योजना, तुकदार शब्द, हास्य व्यंग, मूर्तिमत्ता इत्यादि अन्य शैलीगत विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं। वस्तुतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल शायद हिंदी के पहले समीक्षक हैं जिन्होंने वैविध्यपूर्ण जीवन के ताने बाने से गुंफित काव्य के गहरे और व्यापक लक्ष्यों को साक्षात्कार करने की वास्तविक प्रयत्न किया। उन्होंने भाव या रस को काव्य की आत्मा माना है, पर उनके विचार से काव्य का अंतिम लक्ष्य आनंद नहीं बल्कि विभिन्न भावों के परिष्कार, प्रसार और सामंजस्य द्वारा लोक मंगल की प्रतिष्ठा है। उनकी दृष्टि से महान काव्य वह है जिससे काव्य की क्रियाशीलता उजागर होती हो। उसे उन्होंने काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था कहा है।
आचार्य शुक्ल की समस्त मौलिक विचारणा लोक जीवन के मूर्त आदर्शों से प्रतिबद्ध है। उन्होंने हृदय का सीधा लगाव प्रकृति के गोचर रूपों से है। इसलिए कवि का सबसे पहला और आवश्यक काम बिंदु ग्रहण या चित्रानुभव करना है। बिंदु ग्रहण के लिए वर्ण वस्तु की परिस्थिति का चित्रण भी अपेक्षित है। इस प्रकार आचार्य शुक्ल काव्य द्वारा जीवन के समग्र बोध पर बल देते हैं। जीवन में और काव्य में किसी तरह की एकांकिता उन्हें अभिष्ट नहीं। आचार्य शुक्ल की स्थापना है शास्त्रबद्ध उतनी नहीं है जितनी मौलिक। उन्होंने अपनी लोक भावना और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से काव्य शास्त्र का संस्कार किया। इस दृष्टि से वे आचार्य कोटि में आते हैं। काव्य में लोक मंगल की भावना आचार्य शुक्ल की समीक्षा की शक्ति भी है और सीमा भी। उनकी शक्ति काव्य निबद्ध जीवन के व्यावहारिक और व्यापक अर्थों के मार्मिक अनुसंधान में निहित है, पर उनकी आलोचना का पुनर्निश्चित नैतिक केंद्र उनकी साहित्यिक मूल्य चेतना को कई अवसरों पर सीमित भी कर देता है। उनकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि आलोच्य कवि की मनोगति की पहचान में अद्वितीय है। जैसी सूर और तुलसी की समीक्षाओं द्वारा आचार्य शुक्ल ने व्यावहारिक आलोचना का उच्च प्रतिमान प्रस्तुत किया है। इनमें आचार्य शुक्ल की काव्य मर्मज्ञता, जीवन विवेक, विद्वता और विश्लेषणात्मक क्षमता का असाधारण प्रमाण मिलता है। इतना ही नहीं, काव्यगत संवेदनाओं की पहचान उनके पारदर्शी विश्लेषण और यथातथ्य भाषा द्वारा उन्हें पाठक तक संप्रेषित कर देने की उनमें अपूर्व सामर्थ्य है। इनके हिंदी साहित्य के इतिहास की समीक्षाओं में भी ये विशेषताएं स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। इतना ही नहीं, आचार्य शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंध परिणत प्रज्ञा की उपज है। इनमें भावों का मनोवैज्ञानिक रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, साथ ही मानव जीवन में उसकी आवश्यकता, मूल्य और महत्व का निर्धारण हुआ है। भावों के अनुरूप ही मनुष्य का आचरण ढलता है। इस दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने उसकी सामाजिक अर्थवत्ता का मनोयोग पूर्वक अनुसंधान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मनोविकारों के निषेध का उपदेश देने वालों पर जबरदस्त आक्रमण भी किया है और मनोवेगों के परिष्कार पर जोर दिया है। ये निबंध व्यवहारिक दृष्टि से पाठकों को अपने आप को और दूसरों को सही ढंग से समझने में मदद देते हैं, साथ ही उन्हें दायित्व और मर्यादा का बोध भी कराते हैं। समाज का संगठन और उन्नयन करने वाले आदर्शों में आस्था इस रचनाकार का मूल स्वर है। भावों को जीवन की परिचित स्थितियों से संबद्ध करके काव्य की दृष्टि से भी उनका प्रामाणिक निरूपण किया गया है। अपने सर्वोच्च रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विवेचनात्मक गद्य पारदर्शी है। गहन विचारों को सुसंगत ढंग से स्पष्ट कर देने की उनमें असाधारण क्षमता है। साथ ही उनके गद्य में आत्मविश्वास जन दृढ़ता की दीप्ति है। उसमें यथातथ्यता तथा संक्षिप्तता का विशिष्ट गुण पाया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सूक्तियां अत्यंत अर्थगर्भ होती हैं। उनके विवेचनात्मक गद्य ने हिंदी गद्य पर व्यापक प्रभाव डाला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का गौरव ग्रंथ है। साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया काल विभाजन, साहित्यिक धाराओं का सार अर्थ निरूपण तथा कवियों की विशेषता, बोधकता, समीक्षा तथा उनकी विशेषता है। आचार्य शुक्ल की कविताओं में उनके प्रकृति प्रेम और सावधान सामाजिक भावों द्वारा उनके देश अनुराग व्यंजित है। उनके अनुवाद ग्रंथ भाषा पर इसके अधिक आधिपत्य के साक्षी हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। जिस क्षेत्र में उन्होंने काम किया उस पर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। आलोचना और निबंध के क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा युग प्रवर्तक की मानी जा सकती है। धन्यवाद।